हेलो एवरीवन, वेलकम डीपी कोचिंग क्लासेस। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बेटा सब लोग बहुत अच्छे हो गए, पढ़ाई वगैरह बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग बेटा क्या पढ़ने वाले हैं? देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, और उसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसको? हम लोग पढ़ने वाले हैं एलर्जी को। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग अपनी आज की क्लास। फटाक से आप लोग हेडिंग लगाइए बेटा, एलर्जी। ठीक, सबसे पहले बेटा बात करते हैं कि एलर्जी क्या होती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, एलर्जी को डिफाइन कर लेते हैं, देन समझने की कोशिश करते हैं कि एलर्जी क्या होती है। तो देखिए, एलर्जी क्या होती है? एलर्जी इज exaggerated immune response of our body to some harmless chemicals, particles and compounds present in our environment. देख बेटा इधर ध्यान से, एलर्जी क्या है? एलर्जी एक एक्सएग्जरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स है। एक्सएग्जरेटेड का मतलब क्या होता है बेटा? बढ़ा चढ़ाकर। जब किसी चीज़ को आप बढ़ा चढ़ा के पेश करते हो ना, तो उसको आप क्या कहते हो? एक्सएग्जरेटेड कहते हो। तो देखो देखो, ध्यान से सुनो मेरी बात को। मैं क्या कह रहा हूँ कि एलर्जी क्या है? एक एक्सएग्जरेटेड यानी हमारी बॉडी द्वारा बढ़ा चढ़ाकर दिया गया रिस्पॉन्स है। कैसा रिस्पॉन्स? इम्यून रिस्पॉन्स। किसके प्रति? कुछ हार्मलेस। यहाँ पर मैं हार्मफुल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? हार्मलेस की बात कर रहा हूँ। जो मैक्सिमम लोगों में जो चीज़ें हार्मलेस होती हैं, कुछ लोगों में वो चीज़ें क्या करती हैं? एक्सएग्जरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती हैं। उसको हम क्या कहेंगे? एलर्जेंस कहेंगे। और जो ये इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है ना, इसी को हम क्या कह रहे हैं? एलर्जी कह रहे हैं। मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनो, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। एलर्जी क्या है? एक एक्सएग्जरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स है, यानी बॉडी के द्वारा बढ़ा चढ़ाकर दिया गया इम्यून रिस्पॉन्स है। किसके प्रति? कुछ हार्मलेस केमिकल्स के प्रति, पार्टिकल्स के प्रति और कंपाउंड्स के प्रति, जो कहाँ मौजूद हैं? हमारे पर्यावरण में। यानी हमारे पर्यावरण में कुछ ऐसे हार्मलेस कंपाउंड केमिकल मौजूद हैं जिनके प्रति हमारी बॉडी जो है ना, वो क्या करती है? बढ़ा चढ़ाकर इम्यून रिस्पॉन्स देती है। और हमारी बॉडी की यही जो बढ़ा चढ़ाकर इम्यून रिस्पॉन्स देने की प्रोसेस है ना, इसी को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? एलर्जी का नाम दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या लिखते हैं बेटा? फॉर एग्जाम्पल पोलन ग्रेन। आपने पढ़ा होगा ना फर्स्ट चैप्टर में, जहाँ पर मैंने पढ़ाया था पोलन एलर्जी क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं बेटा? यहाँ पर लिखते हैं एग्जाम्पल पोलन ग्रेन का। पोलन ग्रेन क्या है? अब हार्मलेस चीज़ तो है नहीं, अच्छा, पोलन ग्रेन क्या करता है बेटा? अप्रॉक्सीमेटली 99% लोगों में, अप्रॉक्सीमेटली 99% पीपल हैव no problem with pollen grain. अप्रॉक्सीमेटली 99% लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती किससे? पोलन ग्रेन से। लेकिन 1% लोगों को दिक्कत होती है किससे? पोलन ग्रेन से। बट यहां पर लिखता हूं बट 1% पीपल हैव एलर्जी विथ पोलन ग्रेन। विथ की जगह अगर आप फ्रॉम कर दो तो और अच्छा लगेगा, फ्रॉम पोलन ग्रेन। 99% लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हार्मलेस होता है। 99% लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 1% लोगों को इससे एलर्जी हो सकती है। ठीक है, बात समझे? मेरी बात फिर से सुन लो कि एलर्जी क्या है। मैं क्या कह रहा हूँ? एलर्जी क्या है कि इन्वायरमेंट में मौजूद कुछ हार्मलेस केमिकल्स, पार्टिकल्स और कंपाउंड के प्रति बॉडी के द्वारा बढ़ा चढ़ाकर दिया गया इम्यून रिस्पॉन्स ही क्या है? एलर्जी है। ठीक है, तो कुल मिलाकर एलर्जी क्या है? एलर्जी जो है ना, बॉडी की एक हाइपर सेंसिटिविटी की कंडीशन है। तो यहां पर क्या लिखते हैं बेटा? यहां पर क्या लिखते हैं? एलर्जी इज कंडीशन ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। एलर्जी इज कंडीशन ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी
एलर्जी कैसी कंडीशन है बेटा, एक हाइपर सेंसिटिविटी की कंडीशन है कि हमारी बॉडी जो है ना वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, ठीक है। अब देखो बेटा, जिन केमिकल्स, पार्टिकल्स और कंपाउंड के कारण ये एलर्जी होती है हमको ना, जो हमारी बॉडी में एलर्जी कॉज करते हैं ना, उन पार्टिकल्स, कंपाउंड या फिर केमिकल्स को हम एलर्जेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? एलर्जेंस कहते हैं। तो यहां पर एक छोटा सा टॉपिक लिखेंगे एलर्जेंस का। एलर्जेंस क्या है? एलर्जेंस क्या है बेटा? मटेरियल और सब्सटेंसेस, मटेरियल और substances which cause allergy are called allergens। ठीक है। एलर्जेंस क्या है बेटा? एलर्जेंस क्या है? एलर्जेंस ऐसे केमिकल कंपाउंड या फिर ऐसे मटेरियल है ना जिनके कारण हमें एलर्जी होती है। तो एलर्जी जिन चीज़ों के कारण होती है ना, उन चीज़ों को हम क्या कहते हैं? एलर्जेंस कहते हैं। एनसीईआरटी ने कुछ एग्जांपल्स लिखे, आइए देखते हैं कि एलर्जेंस के एग्जांपल्स क्या क्या है। तो यहाँ पर छोटी सी बात लिखेंगे, एग्जाम्पल्स ऑफ एलर्जेंस, एग्जाम्पल ऑफ एलर्जेंस। एलर्जेंस के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है बेटा? पहला एग्जाम्पल है आपका डस्ट माइट्स। क्या है? डस्ट माइट्स। देखिए होता क्या है कि कभी कभी कुछ कपड़ों को हम लोग ना लगातार कई दिनों तक पहने रह जाते हैं, क्योंकि ठंडियों में जो ठंडी के कपड़े होते हैं ना, उनको धोना तो उतना आसान होता नहीं है, ठीक है, जल्दी सूखते भी नहीं, और ठंडियों में ज़्यादा धूप वगैरह भी नहीं होती। तो हम लोग क्या करते हैं, कई दिन तक उसको पहने रह जाते हैं। तो उस पर क्या होती है बेटा? कुछ डस्ट जम जाती है, बहुत सारी डस्ट जम जाती हैं। तो उन डस्ट में क्या होते हैं ना, छोटे छोटे माइट्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे माइट्स होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? डस्ट माइट्स कहते हैं, जो हम लोग को मतलब खुजली वगैरह कॉज कर देते हैं या फिर एलर्जी कॉज कर देते हैं। तो उन सबको हम लोग क्या कह रहे हैं? डस्ट माइट्स, जो धूल वगैरह में होते हैं और हमारे कपड़ों पर जम जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमको खुजली वगैरह थोड़ा सा होने लगती है। तो वो क्या होते हैं? वो डस्ट माइट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं बेटा? दूसरे तो आपके एग्जाम्पल एनिमल डेंडर्स। देखो ठंडी वगैरह में क्या होता है, जब आपकी ये स्किन वगैरह सूख जाती है ना, तो यहाँ से ऐसे पतली पतली सी परतें निकलती हैं, पतला पतला वाइट वाइट सा निकलता है ना, ठीक है, उसको फ्लेक्स कहा जाता है। तो वो सब क्या है आपका? वो सब आपका क्या है? एनिमल डेंडर्स है। वो भी क्या कॉज कर सकते हैं? एलर्जी कॉज कर सकते हैं। थर्ड में क्या होता है बेटा? थर्ड में हमने लिया किसको? पोलन ग्रेन को। थर्ड में क्या लिया? पोलन ग्रेन को लिया। फोर्थ क्या हो गया? डस्ट हो गया। कुछ लोग को धूल वगैरह से भी एलर्जी होती है। अब जैसे देखो, भगवान की दया से बहुत ज़्यादा चीज़ों से एलर्जी नहीं है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, जिनके प्रति बॉडी क्या करती है बेटा? हमारी बॉडी क्या करती है? एक्सएजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स दे देती है। जैसे एक नवरत्न का तेल आता है, उसकी जब स्मेल मेरी नाक में जाती है ना, तो फिर मेरी नाक बहने लगती है, ठीक, मुझे जुकाम टाइप का हो जाता है, मुझे छींकें आने लगती हैं, ठीक। तो ये प्रॉब्लम है मेरी, क्योंकि मुझे एलर्जी किससे है? मुझे एलर्जी उससे है, ठीक। और बाकी ठीक है, कुछ लोगों को परफ्यूम वगैरह से एलर्जी होती है कि परफ्यूम वगैरह उनके नाक में गया तो सर और एकदम चढ़ जाता है, ऐसा तो लोगों में आपने देखा होगा। तो ये सब क्या है बेटा? ये एलर्जी है। एलर्जी का मतलब बॉडी क्या करती है? बढ़ा चढ़ा के इम्यून रिस्पॉन्स देने लगती है, ठीक है। उतनी ज़रूरत है नहीं जितना वो रिस्पॉन्स दे रही है, लेकिन वो क्या करती है? बढ़ा चढ़ा के इम्यून रिस्पॉन्स देने लग जाती है, ठीक है। तो ऐसा होता है बेटा, बहुत सारे लोगों में ऐसा होता है। कुछ लोग को धूल में ऐसा होता है कि धूल वगैरह उनकी नाक में जाती है, तो उनको बहुत सारी छींकें वगैरह आने लगती हैं। तो वो भी क्या है? एक तरीके की एलर्जी ही है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं बेटा। तो क्या हो गया बेटा? डस्ट हो गया। पांचवा क्या हो गया बेटा? पांचवा क्या हो गया? पांचवा लिख लेते हैं हम लोग, पेंट्स। कुछ लोगों में पेंट्स की महक भी खतरनाक चीज़ें कॉज कर देती है। छठा हम लिख लेते हैं बेटा, कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड क्या? ऐसा लिख लो, एक्सट्रीम कोल्ड वेदर। एक्सट्रीम कोल्ड वेदर, कॉमन कोल्ड तो एक बीमारी ही हो जाती है, ठीक। आप लिख लो एक्सट्रीम कोल्ड वेदर। एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में भी कुछ लोगों को दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो एक्चुअल में बेटा ये सब क्या है? ये सब वो चीज़ें हैं ना, जो बॉडी के अंदर क्या पैदा करते हैं? एक्सएजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करती हैं, ठीक। तो इनको हम क्या कह रहे हैं? इनको हम कह रहे हैं बेटा एलर्जेंस, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं कि बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कैसे होता है, ठीक है। तो क्या कहेंगे, लिखेंगे बेटा यहाँ पर, एलर्जिक इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। अब मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनिएगा, जो भी यहाँ पर लिखूंगा उसको ध्यान से सुनिएगा कि ये एलर्जी की प्रोसेस ना हमारी बॉडी में होती कैसे है, ठीक है। देखो यहाँ पर सपोज करिए ये एक पर्सन है, ठीक है,
क्या है बेटा, एक पर्सन है। अब इस पर्सन के अंदर बाहर से कहीं से कुछ एलर्जेंस जो है एंट्री किया। ये क्या है, ये एलर्जेंस है। एलर्जेंस क्या है, जो एनर्जी कॉज करते हैं। ये क्या है बेटा, एलर्जेंस है। एलर्जेंस की क्या हुई, इसकी बॉडी में हुई एंट्री, तो यहां पर क्या हो गई, एंट्री ऑफ एलर्जेंस हो गई। ठीक है, तो जैसे ही एंट्री होगी बॉडी में किसकी, एलर्जेंस की, बॉडी में क्या फॉर्म होने लगेंगे, IgE एंटीबॉडी। IgE एंटीबॉडी आर फॉर्म्ड। ठीक है, अब इसी बात को यहाँ पर हम लोग स्टेप वाइज लिख लेते हैं। तो स्टेप 1 लिखते हैं बेटा। स्टेप 1 में क्या लिखेंगे, एज एलर्जेंस पार्टिकल एंटर्स द बॉडी फॉर्म IgE एंटीबॉडीज। तो पहली बात क्या लिखेंगे, एज एलर्जेंस एंटर्स इन द बॉडी ऑफ अ पर्सन, IgE antibodies are formed. IgE antibodies are formed. क्या बन जाते हैं, IgE एंटीबॉडी बन जाते हैं। अब ये IgE एंटीबॉडी क्या करते हैं, स्टेप 2 में चलते हैं। देखो हमारे जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ना, उनमें होती हैं बेटा मास्ट सेल्स। क्या होती हैं बेटा, मास्ट सेल्स। तो ये क्या है बेटा, हमारी मास्ट सेल है। देखो एनिमल टिश्यू का एक चैप्टर था 11th में, अगर आपने वहाँ पर पढ़ा होगा तो मास्ट सेल के बारे में आपने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा हम बता देंगे भी। लूज कनेक्टिव टिश्यू की ये सेल है, नाम क्या है इसका, इसका नाम है बेटा मास्ट सेल। क्या करती है मास्ट सेल, अभी देखेंगे। चलो, एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं सर, इसमें ये 2 हैवी चेन हो गई और इसमें क्या हो गई, लाइट चेन हो गई। ठीक है, ये किसका स्ट्रक्चर है सर, IgE एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है। दूसरे स्टेप में क्या होगा कि ये बॉडी के अंदर जो बहुत सारे बेटा IgE बने हैं ना, ये किससे जाके जुड़ जाएंगे, ये मास्ट सेल से जाके जुड़ जाते हैं। किससे जुड़ जाते हैं बेटा, मास्ट सेल से जुड़ जाते हैं। तो ये किससे जुड़ जा रहे हैं, जब ये जुड़ जाते हैं मास्ट सेल से ना, तब क्या होता है, ये हो गई आपकी मास्ट सेल, ये भी क्या हो गई बेटा आपकी, ये भी हो गई आपकी मास्ट सेल। और मास्ट सेल से क्या जुड़ जा रहा है, मास्ट सेल से ये एंटीबॉडीज आपके जुड़ जा रहे हैं। देखो ये रेड कलर के क्या हैं बेटा, आपके एंटीबॉडीज हैं, जो किससे जुड़ जा रहे हैं, मास्ट सेल से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा स्टेप 2 में। स्टेप 2 में क्या हुआ, ये जो IgE एंटीबॉडी बने ना, किससे जुड़ गए, मास्ट सेल से। तो क्या लिखेंगे बेटा, द फॉर्म्ड एंटीबॉडीज, द फॉर्म्ड IgE एंटीबॉडीज, IgE एंटीबॉडीज आर अटैच्ड विथ मास्ट सेल। किससे अटैच हो जाते हैं बेटा, मास्ट सेल से अटैच हो जाते हैं। अब मास्ट सेल से अटैच होने के बाद मास्ट सेल क्या होगी बेटा, एक्टिव हो जाती है। तो मास्ट सेल क्या हो गई, ये मास्ट सेल क्या हो गई बेटा, मास्ट सेल एक्टिव हो जाती है। मास्ट सेल क्या हुई, एक्टिव हो गई। तो यहाँ पर स्टेप 3 में क्या लिखेंगे, स्टेप 3 में क्या लिखेंगे, स्टेप 3 में लिखते हैं मास्ट सेल गेट एक्टिवेटेड आफ्टर बाइंडिंग ऑफ IgE एंटीबॉडी। ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, कमेंट बॉक्स में आप आंसर लिखिएगा कि जब एंटीबॉडी हम लोग पढ़ रहे थे ना, तो वहाँ पर मैंने एंटीबॉडी के टाइप्स पढ़ाए थे आपको। ठीक है, फिर मैंने ये कहा था कि कौन सी एंटीबॉडी कितने % होती है, यानी कुल एंटीबॉडीज़ में किस एंटीबॉडी का कितना % होता है। तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर क्या लिखेंगे, आपको ये लिखना है कि टोटल जितनी भी एंटीबॉडी होती है हमारी बॉडी में, उसमें IgE एंटीबॉडी का % कितना होता है। ठीक है, ये बात आप लिखेंगे।
तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मास्ट सेल एक्टिवेट हो गई किसकी बाइंडिंग के बाद, IgE एंटीबॉडी के बाइंडिंग के बाद। तो अब क्या होगा बेटा स्टेप 4 में, स्टेप 4 में क्या होगा, ये जो मास्ट सेल है ना ये क्या निकालती है बेटा, कुछ सिक्रीशंस निकालती है। मास्ट सेल सिक्रीट करती है। मास्ट सेल क्या कर रही है, सिक्रीट कर रही है। क्या सिक्रीट कर रही है, मास्ट सेल ने सिक्रीट क्या क्या किया है, एक तो किया उसने बेटा हिस्टामिन, क्या किया, हिस्टामिन किया। दूसरा क्या करती है वो, सेरोटोनिन। ठीक है, दो केमिकल निकाल रही है, एक हिस्टामिन और एक सेरोटोनिन। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखते हैं बेटा, एक्टिवेटेड मास्ट सेल, एक्टिवेटेड मास्ट सेल secreted chemicals like histamine and सेरोटोनिन। ठीक है, अब ये हिस्टामिन और सेरोटोनिन क्या करते हैं, ठीक है, अब ये जो आपके हिस्टामिन है, ये जो आपके हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन है, ये क्या करते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले बेटा, अब यहाँ पर स्पेस कम रह गया, यहाँ पर हम पूरी बात लिख नहीं सकते हैं, तो आप एक काम करिए, आप इसका फटाक से एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए, देन यहाँ रफ करके ना इन सारी चीज़ों को हम आगे बढ़ाते हैं कि स्टेप 5 में क्या होता है, देन बॉडी क्या करती है। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम तो ये पढ़ रहे हैं ना कि एलर्जी होती कैसे है, इन सारे पार्टिकल्स से एलर्जी होती कैसे है। तो मैंने आपको क्या कहा, कि एलर्जेंस क्या है, ये सारे पार्टिकल्स हैं, इनमें से कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, तो ये एंट्री किए जैसे ही बॉडी में ना, तो बॉडी के अंदर क्या बन जाते हैं, IgE एंटीबॉडी फॉर्म हो जाते हैं, जो किससे बाइंड करते हैं, जो बाइंड करते हैं मास्ट सेल से। मास्ट सेल क्या होती है, लूज कनेक्टिव टिश्यू की एक सेल है। ठीक है, जो एक्टिवेटेड हो जाती है और क्या रिलीज करती है बेटा, रिलीज करती है वो हिस्टामिन और सेरोटोनिन को। अब ये हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन क्या कर सकते हैं, देखो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो हिस्टामिन जो होता है ना, वो मेन एलर्जी कॉजिंग सब्सटेंस है। एलर्जी जो आपको देखने को मिलेगी ना, अभी जो आप बॉडी में जो एलर्जी होगी ना, उसके पीछे का जो मेन रीजन होना है ना, वो कौन है, हिस्टामिन है। मेनली एलर्जी तो इसी के कारण होती है। तो चलिए देखते हैं बेटा क्या होता है, आइए देखते हैं, फटाक से इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, देन आगे बढ़ जाते हैं। चलो बेटा, ये वाला पोर्शन थोड़ा सा रफ करते हैं, यहीं पर फिर लिखते हैं। हाँ, चलो देखिए हम क्या कह रहे हैं कि मास्ट सेल ने एक्टिव होने के बाद क्या निकाला, उसने निकाला हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। तो ये क्या करते हैं बेटा, स्टेप नंबर 5 में चलते हैं। ठीक है, लिखते क्या है बेटा, ड्यू टू हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन, एक मिनट बेटा, सेरोटोनिन एलर्जिक सिम्टम्स अपीयर्ड। एलर्जिक सिम्टम क्या होते हैं बेटा, दिखाई देते हैं। देखो हुआ क्या, ये थी मास्ट सेल। ठीक है, इस मास्ट सेल ने क्या सिक्रेट किया, इसने निकाले दो केमिकल, एक निकाला हिस्टामिन बेटा जो ब्लैक कलर का है, और एक रेड कलर का इधर बना देते हैं। और इसने क्या निकाला, इसने निकाला सेरोटोनिन को, और इसने निकाला किसको, हिस्टामिन को। तो ये जो एलर्जिक सिम्टम्स दिख रहे हैं ना, वो मेनली किसके कारण दिखते हैं बेटा, हिस्टामिन के कारण दिखते हैं। ठीक है, अब हिस्टामिन क्या करती है बेटा, हिस्टामिन जो होती है बेटा, ये क्या है, ये है वैसोडाइलेटर। ठीक है, और क्या है बेटा ये, और है ये ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्टर। और हिस्टामिन ही क्या है, ये क्या है बेटा, इसी के कारण एलर्जिक रिस्पॉन्सेस दिख रहे हैं बॉडी में। अब वो एलर्जिक रिस्पॉन्सेस क्या क्या हो सकते हैं, देखिए पहला क्या हो सकता है, हमें छींकें आने लगती हैं। जब भी एलर्जी होगी तो क्या हो सकता है, स्नीजिंग होने लगती है, छींकें आने लगती हैं, आंखों में पानी भर जाता है, यानी वाटरी आइज हो जाती हैं।
आंखें लाल भी हो सकती हैं, रेडेंडेंट आइज हो जाती हैं, ठीक है। स्किन में क्या होने लगता है बेटा, स्किन में रेडनेस आ जाती है, ठीक, एंड इचिंग, खुजली भी होने लगती है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं बेटा, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपकी एलर्जिक रिस्पॉन्सेस हैं जो किसके कारण आ रहे हैं, हिस्टामिन के कारण आ रहे हैं, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं बेटा और क्या हो सकता है। हिस्टामिन जो मेन है बेटा ना, वो क्या करता है, वो वाइसोडाइलेटर है एंड ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर है। अब वाइसोडाइलेटर का मतलब क्या होता है, हम लोग समझते हैं बेटा पहले किसको, वाइसोडाइलेटर। तो इसका वाइसोडाइलेटर फंक्शन क्या है, देखिए हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं ना वो कुछ ऐसे होती हैं बेटा। ये क्या है, हमारी एक ब्लड वेसल है मान लो, ठीक है। क्या है बेटा, ये है ब्लड वेसल। इसमें क्या बह रहा है बेटा, इसमें बह रहा है ब्लड। इसमें क्या बह रहा है, इसमें बह रहा है ब्लड। ब्लड कुछ प्रेशर के साथ बढ़ रहा होगा, उसको हम लोग कह रहे हैं कि वो क्या है, ब्लड का प्रेशर है, ठीक है। ब्लड जिस प्रेशर के साथ यहाँ बह रहा होगा उसको हमने बीपी कह दिया। अब ध्यान से सुनिए, हिस्टामिन क्या कराएगा, हिस्टामिन क्या कराएगा, देखिए अब ऊपर से क्या आ गया, हिस्टामिन आ गया। हिस्टामिन ने क्या किया, वैसोडाइलेशन का काम किया। क्या करा दिया इसने, वैसोडाइलेशन करा दिया। वैसोडाइलेशन का मतलब क्या होता है कि ये जो वेसल्स है ना ये डायलेट कर जाती हैं, इनका डायमीटर क्या होता है, बढ़ जाता है बेटा। देखो अभी क्या है, ये छोटी है, आपने बचपन में किया होगा, नहीं तो अभी भी करते होगे कि अगर किसी जगह पानी आप दे रहे हो, किसी पौधे को पानी दे रहे हो अगर पाइप से, तो पाइप को ऐसे पकड़े रहते हो ना, ऐसे सीधा पकड़े रहोगे तो वहाँ से पानी निकलता रहता है, ऐसे कम दूर तक जाता है, ठीक। और जैसे ही आपने इसका थोड़ा सा मुँह ऐसे ढका तो यहाँ से पानी का प्रेशर क्या हो जाता है, तेज हो जाता है और वो तेजी से निकलता है, ठीक है। और तेजी से निकलता है और दूर तक जाता है, ऐसा देखा है आपने। तो आप अगर यहाँ पर क्या करो, आप यहाँ पर क्या करो, ये वेसल्स अभी इतनी मोटी है, ठीक है, इसके साथ क्या बह रहा है बेटा, इसमें ब्लड जो है वो कुछ प्रेशर के साथ बह रहा है। आप इसका मुंह क्या कर दो, आप फैला दो, आप इसका डायमीटर क्या कर दो और बढ़ा दो। ये इतना पतला है, आप इतना मोटा कर दो इसको, तो क्या होगा बेटा, पानी जो ब्लड बहने की जो स्पीड है ना वो क्या होगी, वो थोड़ा कम हो जाएगी, ठीक है। तो यानी बीपी क्या होगा बेटा, कम हो जाएगा। तो वैसोडाइलेशन में क्या होगा, वैसोडाइलेशन में क्या होगा, ब्लड वेसल का डायमीटर इंक्रीज कर जाता है। देखो यहाँ पर इतनी पतली थी, यहाँ पर इतनी मोटी हो गई। तो यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, ब्लड वेसल डायामीटर इंक्रीज, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो क्या हो जाता है, ब्लड फ्लो थोड़ा सा स्लो हो जाता है, यानी बीपी क्या होता है बेटा, डाउन हो जाता है। यानी सॉरी, यहाँ पर ऐसा लिख लेते हैं, बीपी डिक्रीजेस, यानी ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डायमीटर क्या हो गया, बढ़ गया है, इसमें ब्लड का प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गई बात किसकी बेटा, ये काम कराया किसने, ये काम कराया किसने, ये काम कराया हिस्टामिन ने। अच्छा, हिस्टामिन और क्या करा सकता है, हिस्टामिन क्या करा सकता है बेटा, ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्टर है, ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्टर है। तो दूसरी बात देखते हैं बेटा, दूसरी बात देखते हैं ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्टर क्या होता है। देखिए हमारे अंदर क्या होता है बेटा, जब हम लोग ऐसे सांस लेते हैं, एक मिनट चलो पूरा बनाता हूँ मैं, यहाँ पर लिखता हूँ पहले, ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्टर फंक्शन। ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्टर फंक्शन क्या है इसके, आइए देखते हैं। देख ये पर्सन है बेटा ऐसे, अब छोटा सा ही बनाना पड़ रहा है, ठीक। यहाँ से क्या होती है बेटा, इसकी ऐसे ट्रेकिया नीचे आती है, ऐसे डिवाइड कर जाती है, ठीक है। उसके बाद ये ब्रोंकस है, फिर आगे जाके ब्रोंक्यूल्स बनते हैं, ऐसे डिवाइड कर जाती है बेटा। तो यहाँ पर क्या होते हैं, इसके लंग्स में क्या है, इसके लंग्स में है क्या, ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। मान लो एक ब्रोंक्यूल का साइज कैसा है, ब्रोंक्यूल का साइज कुछ ऐसा है। ब्रोंक्यूल्स में क्या होती है बेटा, एयर होती है। यहाँ से जो हम सांस लेते हैं ना, वो सांस जो एयर होती है वो इन ब्रोंक्यूल्स के माध्यम से कहाँ पहुँचती है, हमारे एल्विलाइज वगैरह में पहुँचती है। अब हमने क्या कराया, हमने कराया हिस्टामिन का सिक्रीशन, हिस्टामिन का
सीक्रेशन। यहाँ पर क्या आ गया बेटा, यहाँ पर आ गया हिस्टामिन। हिस्टामिन ने क्या किया, इसका कॉन्स्ट्रिक्शन कर दिया। कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब अभी जो डायमीटर ज़्यादा था ना उसको क्या कर दिया, कम कर दिया। अच्छा, जब डायमीटर ज़्यादा था तो ज़्यादा एयर पास हो रही थी, अब डायमीटर कम कर दिया यानी कॉन्स्ट्रिक्शन कर दिया, इसको सिकोड़ दिया, डायमीटर कम हो गया। जब डायमीटर कम हो गया बेटा तो हवा ज़्यादा जाएगी कि कम जाएगी, सर कम जाएगी। ठीक है, तो हवा कम जाएगी यानी फेफड़े को एयर क्या मिलेगी बेटा, कम मिलेगी। ठीक है, तो फेफड़े को एयर क्या मिलती है बेटा, कम मिलती है, जिससे क्या होता है बेटा, ब्रीदिंग की प्रोसेस थोड़ा सा कठिन हो जाती है, यानी सांस लेने में थोड़ा सा क्या आने लगती है, दिक्कत आने लगती है। अब हिस्टामिन ने यहाँ पर क्या किया, इसने किया बेटा ब्रोंकियोल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन कर दिया। ब्रोंकियोल्स का क्या कर दिया, कॉन्स्ट्रिक्शन कर दिया। अभी वो मोटा था, ठीक है, अब कैसे हो गया बेटा, पतला हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, लेस एयर पास्ड, लेस एयर पास्ड which causes difficult in breathing, difficulties in breathing। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ रही है बेटा, यहाँ तक बात समझ आ रही है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस हिस्टामिन ने क्या किया। अच्छा, सेरोटोनिन क्या होता है, सेरोटोनिन बेटा देखो ये क्या है, ये वैसो डायलेटर है ना, तो ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है। ये क्या होता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है। ठीक है, लेकिन मेन जो एलर्जिक रिस्पॉन्सेस आते हैं ना बेटा, वो किससे आते हैं, हिस्टामिन से आते हैं। इसी वजह से हम लोग इसका इफेक्ट पड़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई बेटा। वैसो डायलेशन क्या है वो समझा दिया मैंने, ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्टर क्या है वो अच्छे से समझा दिया। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब सवाल ये है बेटा, अब सवाल ये है कि चलो सर ठीक है, आपने कहा कि एलर्जी ऐसे ऐसे होती है, एलर्जी कैसे होती है, क्यों होती है, किस तरीके के रिस्पॉन्सेस आते हैं, क्या होता है हमारी बॉडी में, वो हमने समझ लिया है कि बीपी हमारा क्या हो गया, लो हो गया, बीपी डाउन हो गया, और क्या हुआ, हमको डिफिकल्टी हो रही है किसमें, ब्रीदिंग में। तो सर इन सब का ट्रीटमेंट क्या है। तो आइए बेटा अब हम लोग बात करते हैं बेटा किसके बारे में, ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी के बारे में। फिर हम लोग देखेंगे कुछ डिजीजेस जो एलर्जिक डिजीजेस होती हैं। ठीक है, तो चलिए फटाक से आप इसका स्क्रीनशॉट करिए, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। इधर का मैं रफ करता हूं, फिर इधर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फटाक से इधर का स्क्रीनशॉट करेंगे बेटा। चलो बेटा इसको रहने देते हैं, हटाते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि इसके भी थोड़ा सा जरूरत पड़ेगी हमको। देखो मैंने स्क्रीनशॉट इसलिए बोला था कि इसका लेने के लिए, यहाँ से मैंने इम्यून रिस्पांस शुरू किया और यहाँ पर इम्यून रिस्पांस खत्म हुआ है। ठीक है, तो ये पूरा टॉपिक जो है एक स्लाइड में है, तो आप इसको कवर अप कर लीजिए एक स्क्रीनशॉट में। चलो इसको करते हैं बेटा रफ, और फिर हम लोग देखते हैं क्या, हम लोग देखेंगे ट्रीटमेंट को। ठीक, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ना ऐसा फील होगा कि आधे डॉक्टर तो बन ही गए हो, है ना। हाँ, तो जब ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा ना, तो अंदर की सारा मैकेनिज्म जब आपको पता रहेगा कि डिजीज़ कैसे होती है, बॉडी कैसे फाइट करती है ना, तो आधे डॉक्टर तो बन ही गए यार। एटलीस्ट डॉक्टर बन के करना क्या है, डॉक्टर बन के इलाज ही तो करना है ना। तो वहाँ भी क्या कर रहे हो, इलाज ही कर रहे हो, बस इलाज करने का तरीका सीख रहे हो। कैसे पैथोजन बॉडी में इंटर करता है, कैसे क्या करता है, किसको खत्म करता है, किसको नहीं खत्म करता है, एंटीबॉडी कैसे बनते हैं, बॉडी कैसे फाइट करती है, ये सारा चीज़ तो सीख रहे हो ना बेटा। ठीक है, आज थोड़ा सा लो लेवल पर सीख रहे हो, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपके लेवल पर बताया जा सके वो बताया जाए आपको। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं बेटा ट्रीटमेंट को। ठीक है, और बनाते हैं आपको एलर्जी का डॉक्टर। ठीक, तो लिखिए ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी। पहला ट्रीटमेंट में क्या देते हैं बेटा, देखो पहले इसको देते हैं एड्रेनालिन। क्या देते हैं, एड्रेनालिन। क्या होता है एड्रेनालिन, आइए देखते हैं। तो इसको क्या दिया जाता है बेटा, एड्रेनालिन। अब ये क्या करता है बेटा, ये एक तरीके का हार्मोन है जो कहाँ से निकलता है, एड्रिनल मेडुलस निकलता है। ठीक है, क्या लिखेंगे बेटा, सीक्रेटेड फ्रॉम एड्रिनल मेडुला। अब ये एड्रिनल मेडुला क्या है बेटा, देखो इधर आपकी ये किडनी है, किडनी के ऊपर एक छोटी सी ग्लैंड होती है ऐसे, एंडोक्राइन ग्लैंड। इस ग्लैंड को हम लोग नाम देते हैं एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, अब इस ग्लैंड में ना दो पार्ट होते हैं, एक बाहर बाहर का होता है और एक कहाँ का होता है बेटा, अंदर अंदर का। तो ये जो ग्लैंड का अंदर वाला पार्ट है ना, इसको हम लोग नाम देते हैं किसका, मेडुला का। बाहर वाले को हमें नाम दिया किसका, कॉर्टेक्स का। ठीक है, तो ये एड्रिनल कॉर्टेक्स है और ये क्या है बेटा, एड्रिनल मेडुला है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे।
तो ये कहाँ से निकलता है बेटा, ये निकलता है एड्रिनल मेडुला से। सर करता क्या है, ये निकलता तो है वो तो ठीक है, बट करता क्या है, तो ये क्या करता है बेटा, यहाँ पर देखो हिस्टामिन ने क्या किया था, ब्रोंकियोल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन करा दिया था, तो ये क्या करता है बेटा, ब्रोंकियोल्स का डायलेशन करा देता है। ये कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करता है बेटा, ये डायलेशन का काम करता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, ये क्या है बेटा, ये है ब्रोंकियो डायलेटर, ठीक है। तो ये जो इसका ब्रोंकियोल्स का साइज हिस्टामिन ने कम कर दिया था, ये दोबारा से उसको क्या करता है, बढ़ा देता है, यानी उसका डायलेशन करता है, यानी उसके डायमीटर को क्या करता है, बढ़ा देता है। तो इसमें क्या लिखेंगे बेटा, डायमीटर ऑफ ब्रोंकियोल्स इंक्रीजेस, ठीक है। जो कम हो गया था ना वो क्या कर दिया, इसने बढ़ा दिया। फिर चलते हैं बेटा दूसरा क्या करते हैं बेटा, हम पेशेंट को कुछ स्टेरॉइड्स देते हैं, ठीक, जिनको हम क्या कहते हैं, कॉर्टिसोल भी कहते हैं, ठीक। अब ये स्टेरॉइड्स क्या करते हैं बेटा, देखो ये सारी कहानी ना किसकी वजह से हुई थी, सारी कहानी मास्ट सेल के एक्टिव होने की वजह से हुई थी। ये मास्ट सेल एक्टिव हुई थी, इसमें सेरोटोनिन और हिस्टामिन निकला था। तो अब इसमें क्या करेंगे बेटा, हम क्या करेंगे, मास्ट सेल के इफेक्ट को क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। तो स्टेरॉइड्स क्या करते हैं, दे स्टॉप फंक्शनिंग ऑफ मास्ट सेल्स, ठीक है। तो ये क्या करते हैं बेटा, ये स्टॉप करते हैं फंक्शनिंग ऑफ किसकी, मास्ट सेल की। थर्ड क्या लेते हैं बेटा, थर्ड हम लेते हैं कुछ एंटी हिस्टामिन ड्रग्स। क्या करते हैं बेटा, कुछ एंटी हिस्टामिन ड्रग्स लेते हैं। अच्छा, एंटी हिस्टामिन ड्रग्स क्या है, ऐसी ड्रग्स जो हिस्टामिन के इफेक्ट को काउंटर करें, उनको हम क्या कहते हैं, एंटी हिस्टामिन ड्रग्स कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये सारा का सारा प्रोसीजर किसकी, ये सारी जो भी नौटंकी हो रही बॉडी में ना, किसकी वजह से हो रही है, ये तो हो रही है बेटा किसकी वजह से, हिस्टामिन की वजह से। तो हम क्या करते हैं, हिस्टामिन के इफेक्ट को ही खत्म कर देते हैं ना। हम हिस्टामिन के इफेक्ट को खत्म कर देंगे तो उस हिस्टामिन के कारण जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है बॉडी में वो नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं बेटा, कुछ एंटी हिस्टामिन ड्रग्स लेते हैं, जिनसे क्या होता है, हिस्टामिन का इफेक्ट जो होता है वो खत्म हो जाता है। तो क्या लिखेंगे बेटा, सम एंटीहिस्टामिन ड्रग्स आर गिवन टू पेशेंट टू nullify the effect of हिस्टामिन, ठीक है। तो यहां तक बात हो गई किसकी बेटा, यहां तक बात हो गई किसकी, यहां तक बात हो गई हमारे किसकी, एलर्जी की। एलर्जी का क्या सिनारियो होता है, ठीक है। एलर्जी के ट्रीटमेंट क्या होते हैं वो हमने बात कर ली है। अब फटाक से इसका स्क्रीनशॉट कर लिए, तो कहीं पर थोड़ा सा मिटा के एलर्जी डिजीजेस के बारे में हम लोग लिख लेते हैं। करिए फटाक से स्क्रीनशॉट। चलो अब देखिए, यहाँ पर थोड़ी सी जगह खाली है, इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं और यहीं पर लिख लेते हैं कुछ एलर्जिक डिजीजेस के बारे में, ठीक है। यहाँ पर हेडिंग डालिए बेटा आप, क्या, एलर्जिक डिजीजेस। क्या होती हैं एलर्जिक डिजीजेस, जैसे हमने पढ़ा है किसके बारे में, अस्थमा के बारे में, ठीक है। तो अस्थमा क्या है, एलर्जिक डिजीज है। सेकंड बेटा लिख लेते हैं हे फीवर, ठीक। ये एक तरीके का फीवर है, किसके द्वारा कॉज होता है, हमने कहा था ना कि पोलन ग्रेन क्या है, पोलन ग्रेन एक तरीके का एलर्जेंस है। तो ये किसके कारण कॉज होता है, ये कॉज होता है बेटा पोलन ग्रेन के कारण। तो यहाँ क्या लिखते हैं, कॉज्ड बाई पोलन ग्रेन, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई बेटा। अब यहाँ तक बात क्लियर हो गई है तो आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे, लास्ट क्लास में नहीं, अगली क्लास में हम लोग सीखेंगे किसके बारे में, हम लोग सीखेंगे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के बारे में, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बारे में। फिर एक टॉपिक, देखो इस चैप्टर में क्या बचा है वो मैं आपको ब्रीफ कर दे रहा हूँ। अभी अगली क्लास जो होगी वो भी ऐसी छोटी क्लास होगी, 30-35-40 मिनट में हम लोग डिस्कस कर लेंगे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन को, ठीक है। थोड़ा सा है बट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम लोग सीखेंगे बेटा किसको, एड्स को। वो क्लास थोड़ा सा लंबी होने वाली है क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर मैकेनिज्म सीखने वाले हैं किसका, हम लोग एड्स वायरस का, कि वो कैसे बॉडी में क्या इंपैक्ट डालता है। फिर हम लोग सीखेंगे बेटा एक कैंसर को, फिर हम लोग सीखेंगे ड्रग एब्यूज़ को,
ठीक है। फिर एक टॉपिक जो बचा हुआ है आपकी बहुत सारी वायरल और बैक्टीरियल डिजीज़ का ना, वो भी एक क्लास में लेके खत्म कर देंगे। तो मैक्सिमम 4 या 5 क्लासेस इसकी होने वाली हैं, ठीक है। तो आप प्लीज़ पेशेंस बनाए रखिए, खत्म करना मेरा काम है बेटा। एटलीस्ट जनवरी तक का टाइम प्लीज़ दे दीजिए, जनवरी तक खत्म ही कर देंगे कैसे भी करके, ठीक है। और साथ साथ जो पैरेलल एक और चैप्टर चल रहा है उसमें बचा हुआ है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, और आपके जो बायो फर्टिलाइजर्स वगैरह हैं वो बचे हुए हैं, वो भी खत्म हो जाएगा 2-3 लेक्चर में, वो भी फिनिश हो जाएगा। तो 2 चैप्टर आपके एक साथ खत्म हो जाएंगे आने वाले 2 या 3 दिन में, ठीक है। संडे तक पूरी कोशिश है कि ये दोनों चैप्टर फिनिश हो जाएं। फिर बचेगा आपका क्या, बायोटेक वाला पोर्सन, फिर बचेगा आपका इकोलॉजी वाला पोर्सन, ठीक है। तो बायोटेक वाला पोर्सन भी नेक्स्ट वीक में खत्म ही कर देंगे कैसे भी करके, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई वगैरह करिए, ठीक है। बाय, टेक केयर।